हेलो मैडम, भोपाल से सीएम साहब लाइन पर हैं। शास्त्री जी नहीं रहे। शास्त्री जी का निधन हो गया? मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द दिल्ली आ जाना चाहिए। 1966 1966 देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। उन्हें कुर्सी संभाले अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके ताशकंद में देहांत की वजह से देश एक बार फिर चौराहे पे आ खड़ा हुआ। अब कुर्सी के खेल में 2 नाम थे, एक मोरारजी देसाई और दूसरे जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की अर्थी ताशकंद से हिंदुस्तान पहुंचती इससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई थी। उस समय की राजनीति ने न सिर्फ तब के देश को प्रभावित किया, बल्कि आज तक उसका असर कायम है। लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद राजनीति के केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज थे। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब उन्हें शास्त्री का उत्तराधिकारी चुनना था। कामराज सक्रिय होते उससे पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार सक्रिय हो गए थे। भोपाल में उस वक्त सूरज ने आंखें भी नहीं खोली थी। दिल्ली के एक सफदरजंग रोड से भोपाल के मुख्यमंत्री निवास पर फोन गया। हेलो मैडम, भोपाल से सीएम साहब लाइन पर हैं। शास्त्री जी नहीं रहे। शास्त्री जी का निधन हो गया? पर कैसे? दिल का दौरा पड़ने से ताशकंद में उनका निधन हो गया। और अब? रात को 3:30 बजे ही गुलजारी लाल नंदा जी को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द दिल्ली आ जाना चाहिए। जी ठीक है। दिल्ली से फोन करने वाली थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा। द्वारका प्रसाद मिश्रा इंदिरा गांधी के समर्थक भी थे और सलाहकार भी। इससे भी ज्यादा मिश्रा कांग्रेस के उन रसूखदार मुख्यमंत्रियों में से एक थे जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में हवा बना सकते थे। इसी वजह से उनके पास पहले इंदिरा गांधी का फोन आया और फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का। नंदा भी सलाह मशवरा और समर्थन के लिए मिश्रा को दिल्ली बुला रहे थे। डीपी मिश्रा ने अपनी किताब द पोस्ट नेहरू एरा पॉलिटिकल मेमोयर्स में इन सारी घटनाओं का जिक्र किया है। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी शुरू से ही प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, इसमें कोई शक नहीं था और इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह पर ही अपनी दावेदारी पेश करने में देरी की। मिश्रा के मुताबिक गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की बातचीत मिश्रा से की और फिर इंदिरा गांधी से भी। अब ये तो ऐसा हुआ कि चूहा बिल्ली से पूछे कि उसके इरादे क्या हैं। दिल्ली में कुर्सी की खींचतान तेज हो गई थी। इंदिरा गांधी पूरी तरह से सक्रिय थी। इस बात का जिक्र पुपुल जयकर भी करती हैं। इंदिरा गांधी की दोस्त पुपुल जयकर उन चंद लोगों में से हैं जिनसे इंदिरा गांधी लगभग हर मुद्दे पर खुलकर बात करती थी। 11 जनवरी 1966 की उस सुबह भी पुपुल इंदिरा गांधी से मिलने गई। पता है पुपुल, मेरे सपोर्ट के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। No one can become Prime Minister without my support. ये इंदिरा गांधी के लफ्ज थे, लेकिन उन्होंने मन में तय कर लिया था कि अब वो खुद प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके मन में सवाल ये नहीं था कि वो किसको सपोर्ट करेंगे।
उनके मन में ये सवाल था कि उनको कौन सपोर्ट करेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के दिमाग में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए इंदिरा गांधी उनसे मिलने पहुंची। आज सुबह गुलजारी लाल नंदा आए थे। वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। कम से कम अगले चुनाव तक वो मेरा समर्थन चाहते हैं। क्या कहा आपने उनको? मैंने कहा कि अगर दूसरे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। वैसे आपकी क्या राय है? मैं सोचता हूं अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैसले से पहले बहुत लोगों से सलाह मशवरा लेना होगा। देखते हैं। केयर टेकर प्रधानमंत्री नंदा का जिक्र कर इंदिरा गांधी कामराज का मूड भांप रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी उस मुलाकात में कामराज का रुख भांपने में नाकाम रही। दरअसल उस वक्त सबसे ज्यादा पसोपेश कामराज को लेकर ही थी। इंदिरा और डीपी मिश्रा सरीखे उनके सलाहकार अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि कामराज का अगला कदम क्या होगा। पसोपेश की बड़ी वजह एक और थी कि कहीं कांग्रेस अध्यक्ष कामराज खुद प्रधानमंत्री तो नहीं बनना चाहते। कामराज कांग्रेस अध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री को जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, उससे कामराज का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया था। कामराज को अक्सर सिंडिकेट का नेता भी कहा जाता है। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के अंदर गैर हिंदी भाषी नेताओं का बेहद रसूखदार गुट था। सिंडिकेट के सदस्यों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इन्हीं में बंगाल के कद्दावर नेता अतुल्य घोष भी शामिल थे। इंदिरा गांधी के समर्थक और सलाहकार डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है, अतुल्य घोष और सिंडिकेट के कई नेता कामराज पर प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डाल रहे थे। दरअसल कामराज ने सार्वजनिक तौर पर कभी ये कहा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। इंदिरा गांधी संभल संभल कर बात करती रहीं और सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने अपनी किस्मत कांग्रेस के नेताओं के हाथ में छोड़ रखा है। उधर सिंडिकेट के नेता तो कामराज के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन कामराज के टाल मटोल भरे रवैये की वजह से 13 तारीख की रात सिंडिकेट नेताओं की बैठक हुई। लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के 2 दिन बाद दिल्ली के 4 जंतर मंतर रोड बंगले में सिंडिकेट के नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनने के लिए जुटे। मुद्दा था कि क्या कामराज प्रधानमंत्री बनेंगे। कामराज के लिए यह फैसले की घड़ी थी। कामराज के समर्थक उन पर फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। कामराज जी, अब आपको फैसला कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए आपको अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर देनी चाहिए। अतुल्य जी, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं पिछले 3 दिनों से आपसे यही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आप बन जाइए। हाँ बन जाइए, आप ही बन जाइए। हे क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरा नाम मत उछालो। अरे इसमें बुराई क्या है? सिंडिकेट के बाकी सदस्य हमेशा आपके साथ हैं। और कुछ मुख्यमंत्रियों ने समर्थन की बात की है। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं प्रधानमंत्री बन सकता। पर क्यों? नो हिंदी, नो इंग्लिश, हाउ? वो कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन वो अपनी सीमाएं जानते थे। वे तमिल के अलावा हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी किसी भाषा में
बातचीत करना उनके लिए बहुत कठिन होता था। उनकी हिंदी और अंग्रेजी के उस समय के तमाम मजाक आज तक याद है लोगों को। सिंडिकेट के नेताओं की ये गुप्त बैठक थी और इस बैठक में ये तय हो गया कि कामराज प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। खास बात ये कि कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली गुट सिंडिकेट की बैठक में इंदिरा गांधी के नाम पर चर्चा तक नहीं हुई। बहरहाल कामराज ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। ये बात इंदिरा और उनके समर्थकों को पता नहीं थी। इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार कामराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कामराज का कोई भी फैसला इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों को वो मौका दे सकता था जिसका उन्हें इंतजार था। इंदिरा गांधी के सामने सवाल कायम था कि क्या सचमुच कामराज किंग की जगह किंग मेकर बनने के लिए तैयार थे। इंदिरा गांधी के समर्थक, उनके सपोर्टर ये नहीं जांच पा रहे थे कि क्या कामराज खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं या नहीं। अगर तो कामराज खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे तो इंदिरा गांधी का चांस कम था, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे तो क्या वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। अगले दिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी और कामराज क्या सोच रहे थे उसका कुछ अंदाजा वहां से मिलता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शास्त्री जी के देहांत के 3 दिन बाद हो रही थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक चल रहा था, लेकिन पीछे कुर्सी की जद्दोजहद भी कम नहीं थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कुछ फैसला लेती इससे पहले डीपी मिश्रा ने बड़ी बाजी खेल ली। 14 जनवरी की सुबह दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में डीपी मिश्रा ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वीपी नायक और बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय शामिल हुए। अगर कामराज जी मोरारजी देसाई के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें उनको समर्थन करना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक। मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में हम लोगों की पूरी सहमति है। हाँ जरूर। बिल्कुल, इस बात पर अलग राय हो ही नहीं सकती। लेकिन कामराज जी खुलकर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। पता चला कि हम सब उनका समर्थन कर रहे हैं और वे चुनाव लड़े ही ना। इसलिए हमें दूसरा विकल्प ढूंढना ही होगा। देखिए, अगर आप सबकी सहमति हो तो कामराज के मना करने पर इंदिरा जी की उम्मीदवारी का हमें समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन क्या कामराज जी इंदिरा जी को अपना समर्थन देंगे? आप सब जैसा कि जानते हैं, बगैर उनके समर्थन का इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। देखिए, मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें सीधे कामराज से मिलना चाहिए और उनके पास जाकर कहें कि हम उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देंगे। और अगर वे इच्छुक ना हो तो हम उनसे पूछ लें कि क्या वे इंदिरा जी को अपना समर्थन देंगे। बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। डीपी मिश्रा के सुझाव पर कई मुख्यमंत्री कामराज से मिलने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष कामराज से मिलते उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मोरारजी देसाई मौजूद थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। जब गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर बॉम्बे राज्य हुआ करता था तो मोरारजी देसाई उसके मुख्यमंत्री भी रहे थे। मोरारजी ने पंडित नेहरू के देहांत के बाद भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उस बार आम राय के आगे झुक गए थे। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 3 दिन बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोरारजी देसाई ने वो फैसला करवा लिया जिसकी उम्मीद न कामराज कर रहे थे और न ही इंदिरा समर्थक। मुझे लगता है कि हमें पिछली बार की तरह कंसेंसस से फैसला करना चाहिए। क्यों? चुनाव क्यों नहीं हो सकता? और ये कांग्रेस वर्किंग समिति ये कैसे तय कर सकती है?
प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला संसदीय दल करेगा। जिसको ज्यादा वोट मिले वो प्रधानमंत्री बन जाए। क्यों? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इंदिरा के सलाहकार डीपी मिश्रा उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब द पोस्ट नेहरू एरा में इस मीटिंग की चर्चा की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ने अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर आम राय बनाने का जिम्मा कामराज को मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री पद के किसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कांग्रेस सांसदों को दिशा निर्देश देने का अधिकार कामराज को नहीं मिला। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पहले से तय रणनीति के मुताबिक मैं 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कामराज से मिलने गया। मेरे साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार के मुख्यमंत्री थे। कामराज जी, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहें तो हमारा पूरा समर्थन है आपके पास। बिल्कुल, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आपको आगे आना होगा। मुझे लगता है कि आपको फैसला कर लेना चाहिए, इससे हमें आपका समर्थन बनाने में आसानी होगी। मिश्रा जी, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष ही रहने दीजिए। कामराज प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के सलाहकार डीपी मिश्रा कामराज से यही सुनना चाहते थे, लेकिन क्या कामराज इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करेंगे, ये बड़ा सवाल था। डीपी मिश्रा ने पासा फेंका। ऐसा है, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो आप अपना समर्थन इंदिरा जी को क्यों नहीं देते? आपकी राय सही है। गुलजारी लाल नंदा मोरारजी देसाई को हरा नहीं पाएंगे। हमें इंदिरा गांधी के नाम पर विचार करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर इंदिरा जी के लिए समर्थन जुटा सकता हूं। इससे पार्टी में आपकी भी पकड़ मजबूत होगी। मुख्यमंत्रियों को इस प्रस्ताव के लिए आप लोग राजी कीजिए, लेकिन मीटिंग तभी बुलाइए जब मैं इशारा करूं। जी। इंदिरा गांधी को कामराज का समर्थन मिल गया था, लेकिन क्या सभी मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार होंगे? डीपी मिश्रा ने मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्रियों को बातचीत के लिए बुलाया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और अगर हमें आज की राजनीति को अच्छी तरह समझना है तो इस टर्निंग पॉइंट पर गौर करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यह बहुत जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको उनकी सपोर्ट मिले। उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 14 स्टेट्स थे, तो इसलिए मुख्यमंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर का प्रभाव पार्टी में बहुत था। अब उनके लिए सवाल यह था कि क्या डीपी मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनके कहने पे बाकी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। डीपी मिश्रा के बुलावे पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। इनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र राज्य और मद्रास के मुख्यमंत्री थे। इन मुख्यमंत्रियों को इंदिरा गांधी के सपोर्ट में लाने में मिश्रा कामयाब रहे। कामराज को इस बात की सूचना देने मिश्रा उनके घर पहुंचे। कामराज ने बात ऐसे की जैसे उन्हें कुछ मालूम ही न था। क्या बात है मिश्रा जी? कामराज जी, 9 मुख्यमंत्री आज मिले। हम सभी इंदिरा गांधी जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और इस बात को हमने पब्लिक नहीं किया है। अगर आप लोगों की ये राय है तो मैं प्रेस में इसका ऐलान कर दूंगा। कामराज जी, क्या आप प्रधानमंत्री को वोटिंग के जरिए चुनने के खिलाफ हैं? नहीं। तो फिर आप एक राय बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है।
मैं उससे बचना चाहता हूँ। इलेक्शन से कोई नहीं डरता, मैं क्यों डरूं? कहा तो ये भी जा रहा है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए अभियान चलाया गया है। देखिए, सभी को अपने उम्मीदवार के लिए काम करने और अभियान चलाने का अधिकार है। मुख्यमंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई है, उनका क्या कहना है? ज्यादातर मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के पक्ष में। उस वक्त इंदिरा गांधी का राजनीतिक कद मोरारजी देसाई से कहीं कम माना जाता था, लेकिन फिर भी किंग मेकर कामराज ने अपना सपोर्ट इंदिरा गांधी को दिया, ये कहते हुए कि ज्यादातर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के पक्ष में हैं। दरअसल इंदिरा गांधी में कामराज को एक मोहरा मिल गया था, एक ऐसा मोहरा जो एक ही चाल में मोरारजी देसाई को मात दे दे और कामराज की अपनी अहमियत पार्टी में रखे। लेकिन कामराज को क्या मालूम था कि इस एक चाल से वो हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा रुख बदलने वाले थे। इंदिरा गांधी के पक्ष में कई कारणों से थे। अब इंदिरा गांधी के जो समर्थक हैं वे ये मानते हैं कि उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया था। दूसरा, नेहरू वंश का, माने नेहरू की बेटी होना भी उनके पक्ष में दूसरा कारण था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो इंदिरा गांधी के पक्ष में गया वो ये था कि लोग ये मानते थे कि मोरारजी भाई देसाई को हम चला नहीं सकते। उनका अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बोली जाती है वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी नहीं। ही वॉज नॉट अ पॉपुलर लीडर। जिनका पॉपुलर पॉलिटिक्स से ताल्लुक थोड़ा कम रहा हो उसमें से मोरारजी एक थे। उनके अपने स्वभाव के कारण उनकी काफी लोगों से शायद बनती भी नहीं थी और ये स्वभाव उनको अंत तक उनके खिलाफ काफी जाता रहा। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 6 दिन बाद यह साफ हो चुका था कि उनकी जगह लेने के लिए मैदान में सिर्फ 2 लोग हैं, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। कामराज के ऐलान के कुछ घंटे बाद बंगाल, पंजाब और बिहार के मुख्यमंत्री भी इंदिरा गांधी के पक्ष में आ चुके थे। इसका मतलब था कि देश के 14 में से 12 मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और मोरारजी के गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तब सुचिता कृपलानी थी। अब कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के पक्ष में तो थे और वो कांग्रेस की राजनीति में और कांग्रेस के एमपीज पर काफी प्रभावशाली थे। लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला तो पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपीज के वोट से ही होता और ये वोट 19 जनवरी को होने वाला था। लेकिन कामराज ये नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में मोरारजी देसाई की और इंदिरा गांधी की टक्कर हो, तो 19 जनवरी से एक दिन पहले वो मोरारजी देसाई को समझाने गए। तो इसका मतलब मैं पीछे हट जाऊं। मैं जानता हूं कि हम दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन है और मैं किस मामले में कम हूं। आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? मिसेस गांधी के पास बहुमत है। ठीक है, तो फिर कल चुनाव के नतीजे इसका फैसला करेंगे। मोरारजी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। January the 19th, 1966, the Central Hall of Parliament.
members of the Congress Parliamentary Party meet to elect their new leader. लिहाजा लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 9 दिन बाद कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के कुल 524 सांसद अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए संसद भवन में इकट्ठा हुए। ये दृश्य उसी दिन के हैं। सांसदों को मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में से किसी एक को चुनना था। दोनों उम्मीदवार संसद में मौजूद थे। आजाद भारत में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने के लिए चुनाव हो रहा था। इस वीडियो में कांग्रेस संसदीय दल के 524 सदस्यों को वोट डालते हुए देखा जा सकता है। वोट डालने की प्रक्रिया करीब 2 घंटे चली, फिर वोटों की गिनती हुई। संसद के बाहर भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस भीड़ में से एक आवाज उठी, लड़का या लड़की। और संसद के अंदर से एक आवाज आई, इट्स अ गर्ल। और इस तरह देश को और विदेश को मालूम पड़ा कि आजाद हिंदुस्तान की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई के पक्ष में 169 और इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 वोट पड़े और इस तरह इंदिरा दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties that I will faithfully and conscientiously discharge my as the duties Prime Minister for the Union, as the Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. इंदिरा गांधी ने जब सत्ता संभाली थी तो उनके सामने 3 बड़े सवाल थे। आर्थिक मंदी का सवाल था, बड़े क्षेत्रों में सूखा पड़ा था इसलिए खाद्यान्न संकट को हल करना दूसरी बड़ी समस्या थी, और राजनीतिक चुनौती थी पंजाबी सूबे की समस्या। सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीतिक तौर पर इस चुनौती के लिए तैयार थी और क्या पार्टी और देश इंदिरा के इशारे पर चलने के लिए तैयार था। इस सवाल का जवाब जयपुर में मिलने वाला था, जहां फरवरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। यहां फूड जोन का मुद्दा उठा। देश में तब फूड जोन सिस्टम लागू था, जिसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य अनाज की आवाजाही पर पाबंदी थी। Only 140 grams rice। केरल के लोगों को एक दिन में खाने के वास्ते ओनली 140 ग्राम राइस मिलता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो बाकी के दूसरे स्टेट के लोगों को 1 ग्राम चावल भी ज्यादा खाने को नहीं देगा। मद्रास में एक दिन में एक आदमी को खाने को 200 ग्राम चावल मिलता। हैदराबाद के एक आदमी को 240 ग्राम और केरला को ओनली 140 ग्राम्स। क्या ये इक्वालिटी है? बताइए। मैं स्टीफन जी की बात से सहमत हूं। केरल के बारे में जरूर हमें कुछ सोचना ही चाहिए। तो फिर हमें अपनी फूड पॉलिसी को बदलना होगा। किसी राज्य में अगर जरूरत से ज्यादा अनाज है तो फिर उसे दूसरे राज्य में क्यों नहीं भेजा जाता? मेरे ख्याल से तो हम सबको फूड जोन सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव तुरंत पारित करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। ये उचित पॉलिसी नहीं आने देंगे कभी। मेरे विचार से यहाँ ऐसे किसी प्रस्ताव को पारित करने की बजाय हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि सरकार फूड जोन को खत्म करने की संभावना पर तुरंत विचार करे। अरे ये संभव नहीं है सर।
ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। देश में समानता होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। समस्या हमारी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए स्टीवन जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर मिसेस गांधी के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती तो मुझे वोट लेना पड़ेगा। ये उचित, हाँ, ये ठीक, ये प्रस्ताव ठीक है, ये एकदम तर्कसंगत है, ये ठीक है, ये होना चाहिए। ये पहला मौका था जब इंदिरा गांधी पीएम के तौर पर एआईसीसी की बैठक में बोली थी और उनकी घबराहट सबके सामने थी। इंदिरा गांधी देश चला पाएंगी, इस बारे में कानाफूसी होने लगी। जयपुर से दिल्ली लौटकर इंदिरा ने अपनी घबराहट का जिक्र उपल जयकर से किया। मैं कितनी भी तैयारी कर लूं, लेकिन जब इस तरह का विरोध होता है तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूं। बचपन से ही मेरे आत्मविश्वास को मारा गया, थैंक्स टू माय आंट। अब तुम प्रधानमंत्री हो, 3 हफ्ते हुए हैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बने। सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए। मैं तो अगले पार्लियामेंट के बारे में सोचकर ही घबराने लगी हूं। पत्रकार बीजी वर्गीस इस दौर में इंदिरा गांधी के प्रेस सलाहकार थे। वर्गीस का कहना है कि तब इंदिरा में एक्सपीरियंस की कमी साफ झलक रही थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं रहा, गवर्नमेंट में। एक बात है कि अपने पिताजी के साथ घूमे, देखे, बात करे, बड़े बड़े लोग फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, उनके साथ भी बैठते थे, मगर शासन चलाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उस समय लोकसभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनकर आ गए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को लोकसभा में कभी बोलते नहीं सुना। तो उन्होंने बाहर कहना शुरू किया कि ये तो गूंगी गुड़िया है, और ये नाम इंदिरा गांधी का प्रचलित हो गया था। इंदिरा के सामने बड़ी चुनौती थी। एक तरफ उन्हें अपनी इस छवि को तोड़ना था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री होने के नाते देश को संकट से उबारना था। मिसेस गांधी जब सत्ता में आ गई तो उनके सामने जो आह्वान थे, जो चैलेंजेस थे, वो इतने ही सीरियस थे जितने कि पंडित नेहरू के सामने थे जब वो 47 में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन नेहरू के बारे में एक बात दूसरी ये थी कि नेहरू वाज हैविंग नो प्रॉब्लम प्रूविंग हिज लीडरशिप, whereas मिसेस गांधी हैड कम अप इनटू द पोजीशन जब उनके सहकारी भी उनकी तरफ संशय से देख रहे थे। उनको पता नहीं था कि इनकी काबिलियत क्या है। देश गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था। भारत में लगातार 2 साल 1965 और 66 में सूखा पड़ा। तब अनाज की पैदावार घटकर 20% रह गई थी। साल 1966 में भारत को अकाल के कारण 100 लाख टन से ज्यादा अनाज आयात करना पड़ा। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से विश्व बैंक से मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो चुकी थी। इंदिरा के पीएम बनने पर अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। इंदिरा के पास मदद जुटाने का यही मौका था। अमेरिका से PL 480 की स्कीम के तहत अन्न आते थे। अमेरिका की कंपनियां यहाँ पर पैसे लगा रही थीं ताकि औद्योगिक प्रगति हो सके, और इंदिरा गांधी इसी उम्मीद से अमेरिका गई थी कि अमेरिका हमारी मदद करेगा। अमेरिका में इंदिरा का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि न सिर्फ अमेरिका जल्द से जल्द गेहूं से लदे जहाजों को भारत भेजना शुरू करेगा, बल्कि दूसरे देशों से भी अपील करेगा। लेकिन अमेरिका ने इसके बदले बहुत बड़ी कीमत इंदिरा से मांग ली।
अमेरिका ने मदद के बदले रुपए के अवमूल्यन की मांग की। साथ ही वियतनाम में अमरीकी नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने से मना किया। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एल.के. झा को अपना राजदूत नियुक्त किया अमेरिका में। एल.के. झा प्रो अमेरिका माने जाते थे, तो एल.के. झा को उन्होंने वहाँ राजदूत नियुक्त किया। लिंडन बी जॉनसन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो भारत के करीब करीब विरोध में थे, क्योंकि लिंडन बी जॉनसन की जो सरकार थी वो वियतनाम में दमन कर रही थी। तो और यहाँ इंदिरा गांधी को अमेरिका के मदद की जरूरत थी। इंदिरा गांधी के लिए कुएं और खाई जैसे हालात थे। अमेरिका अगर मदद नहीं करता तो भारत में भूखमरी बढ़ती, और अगर अमेरिका का कहा मानती तो उन पर अमेरिका परस्त होने का आरोप लगता। इतना ही नहीं, सरकार भी गिर सकती थी। इंदिरा गांधी को एक बड़ा राजनीतिक फैसला करना था। इंदिरा गांधी ने 6 जून 1966 को अवमूल्यन का फैसला कर लिया। तब तक सरकार ही डॉलर की कीमत तय करती थी। 1948 से 1966 तक डॉलर की कीमत न बढ़ाई गई और न ही घटाई गई। इस दौरान 4 रुपए 79 पैसे में 1 डॉलर मिलता था। अवमूल्यन के बाद 1 डॉलर की कीमत 7 रुपए 57 पैसे हो गए। हुआ वही जिसका इंदिरा गांधी को डर था। कांग्रेस में ही इंदिरा के खिलाफ तलवारें खींच गई। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज, जिन्होंने इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया था, वो भी डिवैल्यूएशन के खिलाफ थे और इस बात पे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठी। ये बिल्कुल साफ है कि सरकार ने यह फैसला डर कर लिया है। रुपये की कीमत कम होने से हमें क्या फायदा होने जा रहा है? डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन से उन्हीं देश को फायदा हो सकता है जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। इसीलिए कोई अमीर इंडस्ट्रियलाइज्ड देश अपने पैसे की कीमत कम करता है तो उसका फायदा उसे होगा, जबकि भारत जैसे देश में जहां इंपोर्ट ज्यादा है वहां हम मुसीबत को खुद बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास इस तरह की समस्या से निपटने का कोई अनुभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के फैसले की धज्जियां हो रही थी। प्रधानमंत्री की दलील फीकी पड़ रही थी। हम अगर रुपयों की कीमत को कम नहीं करते हैं तो हमें विदेशों से कोई मदद नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री की दलील काम नहीं कर रही थी। विरोध ऐसा हुआ कि इंदिरा अपने फैसले को वापस लेने की सोचने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फैसला वापस नहीं ले पाई, क्योंकि तब तक भारत सरकार कर्ज के एवज में अवमूल्यन का वचन अमेरिका को दे चुकी थी। आखिरकार 12 जून 1966 को अपने फैसले के 6 दिन बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी सफाई दी। आज आप सभी से मैं खुलकर बात करना चाहती हूँ। रुपए की कीमत को कम करने का फैसला आसान नहीं था। हर देश के इतिहास में वो वक्त आता है जब बड़े फैसले करना और उन फैसलों को अमली जामा पहनाने की उसकी क्षमता का इम्तिहान होता है। हमने बहुत सारे उपाय लगाए, लेकिन वो उपाय बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए कड़वी दवाई की जरूरत थी। इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ था। कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा फैक्शन इंदिरा गांधी का विरोध कर रहा था। और ऐसी एक बिखरी हुई कांग्रेस पहली बार नेहरू के बगैर इलेक्शन लड़ने जा रही थी। इंदिरा गांधी की लीडरशिप पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। उनको प्रधानमंत्री बने सिर्फ 4 महीने हुए थे और वो गहरे संकट में थी। जून का महीना था। पुणे शहर और कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं के सामने इंदिरा गांधी बोली, ये मुझे मत बताइए
कि मैं नेहरू जी की नीतियों को नहीं जानती हूँ। मैंने नेहरू जी के साथ काम किया है, मैं उनकी सोच में हिस्सेदार रही हूँ। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ नेहरू जी की नकल करने का काम करने यहाँ नहीं आई हूँ। अगर मुझे लगता है कि उनकी नीतियों से अलग हटने की जरूरत है तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि देश के अंदर बाहर मेरे तयशुदा रास्ते को बदलने के लिए मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। जयपुर में सिर्फ 4 महीने पहले वो इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के नेताओं के सामने बोलने से लड़खड़ा रही थी, वही इंदिरा गांधी अब गरजने लगी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाओ। कांग्रेस के सिंडिकेट उनके तीखे तेवर देखकर घबरा गए, लेकिन चुप रहे, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ रहे थे और उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी की जरूरत थी। चुनाव अभियान का चेहरा इंदिरा गांधी थी, लेकिन कमान कामराज के हाथ में थी। इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा, कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनाव में इंदिरा गांधी की कोई सुन ही नहीं रहा था। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी को टिकट दिलवाना हो तो वो किसी और के मार्फत प्रस्ताव भिजवाती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो कामराज के लोग टिकट काटकर इंदिरा को बेइज्जत करते। ऐसे हालात में क्या इंदिरा चुनाव के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगी? इस पर इंदिरा विरोधी खेमा बोलने को तैयार नहीं था। कामराज जी, क्या चुनाव के बाद इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेगी? यह क्या सवाल है? डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। कांग्रेस में अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए इंदिरा चुनाव अभियान में लग गई, लेकिन रास्ता मुश्किल था। कांग्रेस का विरोध हो रहा था, विरोधी कांग्रेस की सभाओं में पत्थरबाजी कर रहे थे। भुवनेश्वर में भी यही हुआ, जहां इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। आप इन्हें पसंद करें या ना करें, पर ये जो कह रहे हैं, कम से कम आपको इनकी बात सुननी चाहिए। ये क्या तरीका है? क्या आप इस तरह देश को बनाना चाहते हैं? क्या आप इस तरह के लोगों को वोट देना चाहेंगे? लोगों के इस गुस्से का असर चुनाव के नतीजों में भी दिखा। कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन पहले के मुकाबले उसे 78 सीटों का नुकसान हुआ। 1962 में कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी, वो घटकर 283 रह गई। वहीं 8 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा। ज्यादा नुकसान सिंडिकेट के उन नेताओं को हुआ जो इस बार इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज खुद चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी को जोर से चोट लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। इसी हालत में अपने चुनाव का प्रचार करती रही और एक घायल इंदिरा अपने विरोधियों के लिए और भी खतरनाक साबित हुई। कैसे? हिंदुस्तान की कहानी आगे बढ़ी।